हेलो बच्चों, गाइड टू सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। क्यों पावर शेयर करते हैं हम लोग, क्या इम्पैक्ट है। अगर मान लो हम पावर शेयर नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा। जैसे एग्जांपल एक देख लो कि जैसे आप फैमिली मेम्बर में रह रहे हो, ज्वाइंट फैमिली है आपका, दादा दादी चाचा पापा काका बुआ कजन सिस्टर ब्रदर्स अगर रह रहे हैं, और गेस करो कि घर में खाना क्या बनेगा सिर्फ एक आदमी डिसाइड करेगा। टीवी में कौन सा चैनल चलेगा एक ही आदमी डिसाइड करेगा। घर में कौन सी गाड़ी आएगी, कौन से कलर का पेंट होगा, कितना फ्लोर होगा, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, कौन सा चॉकलेट खाओगे, कौन सा खाना बनेगा, ये सब एक ही आदमी डिसाइड करेगा। तो क्या होगा बताओ। ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तुम्हारा मन है घूमने जाने का और घूमने जाने नहीं दिया जा रहा है। तुमको स्कूल में लंच में मैगी खाने का मन है, लेकिन नहीं, मैगी गलत चीज़ है, रोटी खाओ सब्जी खाओ। इनफैक्ट दिस इज़ ट्रू डैट मैगी नहीं खाना चाहिए, रोटी सब्जी खाना चाहिए, जितना घर का खाना खाना चाहिए। लेकिन आपके मन में है कभी कभी चलेगा, तो क्या होगा, इससे आप झगड़ा करोगे, घर में गुस्सा करोगे और मार भी खाओगे। इनफैक्ट क्या होगा, इनस्टेबिलिटी आएगा, राइट। और यही हो कि पावर शेयर कर दी जाए। ओके, घर में जो भी मेजर डिसीजंस है वो दादा लेंगे, पापा लेंगे। घर में जो भी खाना बनेगी वो बच्चों के डिसीजन लिए जाएगा। टीवी कौन सा चलेगा, टाइमिंग है, ठीक है, पापा इस समय न्यूज़ देखें, दादा इस समय टीवी देखें, बच्चे इस समय कार्टून देखें। क्या ना, पावर को शेयर कर दिया गया है इन द फैमिली, अमंग द फैमिली, राइट। तो डेमोक्रेसी आपको मालूम है, हमने क्लास में बताया भी है डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग एक इसेंशियल कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, राइट। तो चलो हम लोग देखते हैं। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पेज है और ये पावर शेयरिंग चैप्टर का फर्स्ट इमेज जो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। अब चलो आपके बुक में ना, जल्दी से आपके बुक में आ जाते हैं कि आप लोग 10th में मैच्योर इनफ हो, जो मैं बोलना चाहता हूँ आप समझ रहे हो। तो केस स्टडी पहला दिया हुआ है। पहला है यूरोप के कंट्री है बेल्जियम, और दूसरा इंडिया का नेबरिंग कंट्री कौन है, श्रीलंका, उसके बारे में। तो केस स्टडी एक जगह है ना, पावर शेयर किया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। एक तरह ना पावर को रिटेन किया गया है, कंजर्व किया गया है, रखा गया है किसके पास, एक अथॉरिटी के पास जो मेजॉरिटी है। तो जहाँ पावर शेयर किया गया है वहाँ स्टेबिलिटी मेंटेन हुआ है, जहाँ पावर शेयर नहीं किया गया है वहाँ पे इनस्टेबिलिटी हुआ है, कन्फ्लिक्ट हुआ है, सिविल वॉर हुआ है। चलो देखते हैं क्या होता है, केस स्टडी में क्या बताता है। ओके, वी विल फॉलो द बुक, वी विल फॉलो द लाइन्स। आई हैव जस्ट कट डाउन द लाइन्स एंड फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम देयर आई विल टीच यू। ओके, और ये आपके लिए एग्जाम पे इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ये लाइन्स। ओके, शॉर्ट है। देखो ये बेल्जियम का मैप है, ठीक है, और बेल्जियम का छोटा सा बीच में कैपिटल ब्रुसेल्स। ओके, तो पहले बोल रहा है कि स्टडी में ना कि ये जियोग्राफी और डेमोग्राफिक्स ऑफ बेल्जियम आपको बताएगा कि जियोग्राफी क्या है, वहाँ का कैसा लोकेशन है, आसपास में कौन सी कंट्रीज हैं, और डेमोग्राफिक्स बताएगा कि वहाँ पे पॉपुलेशन का रेशियो कैसा है, वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, राइट। तो चलो देखते हैं। स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन हरियाणा। अपने इंडिया में हरियाणा एक स्टेट है, हरियाणा के साइज से भी स्मॉलर है, ठीक है। कौन कंट्री, बेल्जियम। पॉपुलेशन इज लिटिल ओवर 1 करोड़। शेयर बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्रीज़ के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। ये एक नॉर्मल सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि यहाँ का जियोग्राफी कैसा है और यहाँ का डेमोग्राफिक्स कैसा है, यानी 1 करोड़ पॉपुलेशन है। अब वहाँ का इथनिक कॉम्पोजिशन कैसा है, इथनिक इन द सेंस वहाँ पे किस टाइप के कल्चरली डिवाइडेड लोग हैं, या रिलीजन के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ लैंग्वेज के बेसिस पे कि 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन, ओके, और डच बोलते हैं। यानी फ्लेमिश रीजन में जो रहते हैं 59% पर्सन मेजोरिटी में, यानी 100, देखो 100 होता है, 100 का 50 होता है आधा, 50 से ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा मेजोरिटी में आ गया। तो 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रह रहा है वो डच बोलता है, राइट। और 40% पीपल है जो वैलोनिया रीजन में रहते हैं और स्पीक फ्रेंच। अगर ब्रॉडर लेवल में देखा जाए तो डच लोग ज़्यादा बोलते हैं, यानी 59% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं, और 40% वो लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। ऐसा करके 100% कंप्लीट कर दिया। जब माइनॉरिटी में से सबसे कम जो लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग है, 1%। ओके, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये तो पूरा होल कंट्री का आपने देख लिया, फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग। अब एक ब्रुसेल्स है, यूरोप के बेल्जियम का कैपिटल जो ब्रुसेल्स है, उसका जो इथनिक कॉम्पोजिशन है लैंग्वेज के बेसिस पे वो थोड़ा ट्विस्टेड है, डिफरेंट है। क्या है देखो
कि कैपिटल सिटी का सिनेरियो क्या है कि 80% स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीक्स डच। उल्टा कंट्री वाइज में आपने क्या देखा, 40% स्पीक फ्रेंच, 59% स्पीक डच। बट हेयर और कैपिटल कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये कैपिटल यहाँ है। ये जो कैपिटल सिटी है ना, कैपिटल सिटी का थोड़ा कॉम्पोजिशन ना अलग है, वो थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द होल रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्या है ना कि वहाँ पे ना फ्रेंच स्पीकिंग 80% है और डच स्पीकिंग 20% है। लेकिन ये जो कैपिटल है ना वो डच डोमिनेटेड वाले एरिया में, ठीक है, वो कहाँ पे, डच डोमिनेटेड वाले एरिया में, छोटा सा, ठीक है, मैप देख सकते हो। आगे देखते हैं तो माइनॉरिटी कन्फ्लिक्ट कहाँ, अब देखो कन्फ्लिक्ट कहाँ होता है। देखिए ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, माइनॉरिटी मेजोरिटी सब लोग रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, डाइवर्स है, ठीक है, मान लिया, लेकिन कन्फ्लिक्ट कब पैदा होगा देखते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखो जो माइनॉरिटी में जो 40% फ्रेंच पीपल है वो रिच एंड पावरफुल है, ओके। एंड द मेजोरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक। जो डच स्पीकिंग लोग हैं, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बहुत लेट मिला। माइनॉरिटी में फ्रेंच है लेकिन उनको वो रिच पावरफुल है, लेकिन मेजोरिटी में डच स्पीकिंग लोग हैं, उनको जो इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है उनका लेट हुआ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे टेंशन पैदा होगा कि यार वो तो डेवलप किए जा रहे हैं, हम लोग पीछे के पीछे हुए जा रहे हैं, हम लोग पिछड़ा है। क्या ना एक समय आएगा कि इंस्टेबिलिटी, जैसे आप घर में ही हो तो घर में कब तक आप बर्दाश्त करोगे, है ना, कि टीवी देखने का मन कर रहा, आप देखने नहीं दिया जा रहा, आप एक आदमी के हाथ में रिमोट है, खाना भी एक आदमी के हिसाब से खाना पड़ रहा, पढ़ना भी एक आदमी के हिसाब से, आगे निकलना भी एक आदमी के हिसाब से। तो क्या होगा ना, एक समय आएगा कि कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। आप घर में गुस्सा कर सकते हो, खाना मतलब सत्याग्रह के हिसाब से, क्लास 10 आपने हिस्ट्री में पढ़ा ना, सत्याग्रह नॉन वायलेंट तरीके से, वैसे सत्याग्रह कर सकते हो। और कभी कभी तो अगर पेरेंट और रूड है तो बोलेंगे ठीक है तू मत ही खा, पानी पी के जी, थोड़ा अच्छे से सत्याग्रह कर। खैर जोक ऑफ द डे। तो क्या है ना कि अब आगे देखो क्या बोलता है कि लेड टू टेंशंस बिटवीन डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s विच वर पर्टिकुलरली एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ये जो ब्रुसेल्स है, ये जो राजधानी है, ठीक है, यहाँ पे ये टेंशन उभरना शुरू हो गया। अब क्योंकि देखो मेजोरिटी में फ्रेंच है, माइनॉरिटी में डच है, बट आसपास तो डच से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे ना कन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो गया। वहीं पे सबसे पहले टेंशन डच और फ्रेंच के कम्युनिटी के बीच में 1950-60 के बीच में वो ज़्यादा हो गया। कहाँ पे, कैपिटल में, ठीक है। आगे देखते हैं केस स्टडी अब श्रीलंका का। अब देखो ये तुम कन्फ्लिक्ट देखिए, पार्ट वन, मतलब एक तुम्हारा ये सीरीज चल रहा है, अचानक से बेल्जियम का केस स्टडी आ गया, उसने वहाँ का इतनी कॉम्पोजिशन बताएगा, हरियाणा से छोटा है फिर और पॉपुलेशन 1 करोड़ है, लेकिन इतनी कॉम्पोजिशन ऐसा है। अब सीक्वेंस 2 में चल रहा है क्या, श्रीलंका का केस स्टडी। श्रीलंका का क्या केस स्टडी है, वहाँ पे जियोग्राफी और वहाँ पे डेमोग्राफिक्स क्या है वहाँ का। देखो आइलैंड नेशन है, ऑब्वियसली आइलैंड नेशन है, आपको याद होगा ना, ऐसे ये इंडिया का साउथ, ठीक है, आइलैंड नेशन, चारों तरफ समुद्र है, आइलैंड नेशन है। साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के ठीक साउदर्न कोस्ट पे पड़ता है, और पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़, जस्ट इंटू 2 ऑफ बेल्जियम। इथनिक ग्रुप कहाँ कैसा है वहाँ का, अब देखो वहाँ पे क्या था, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग एंड जर्मन 1%, बट द मेजर कन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन डच एंड फ्रेंच। अब यहाँ पे ना 74% है सिन्हाला स्पीकर्स जो बुद्धिस्ट रिलीजन के हैं, और 18% है तमिल स्पीकर्स, और वो भी 2 ग्रुप में डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। एक है श्रीलंकन तमिल्स जो 13% है, जो नेटिव तमिल्स कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट। जो नेटिव तमिल्स है मतलब वहीं का एक देखो श्रीलंकन तमिल स्पीकर भी है जो 18% है। एक है श्रीलंकन तमिल्स, एक है इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स यहाँ है और श्रीलंकन तमिल्स 13% है, ठीक है, और वो नॉर्थ एंड ईस्ट में कंसंट्रेटेड है, नॉर्थ और ईस्ट में कंसंट्रेटेड है। और दूसरा है इंडियन तमिल्स जो 5% है। और इंडियन तमिल्स कहाँ से वहाँ है, ऑब्वियसली इंडिया से वहाँ गए होंगे। जैसे हम लोग इंडेंचर्ड लेबर पढ़े थे ना हिस्ट्री में, कि इंडिया से लेबर्स को उठा के फिजी में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीकन के लेबर स्लेव्स को अमेरिका, यूरोप में ले जाया करता था, है ना, किसके लिए, अपने कॉलोनियल गवर्नमेंट ले जाया करते थे ना। तो यही तमिल्स, इंडियन तमिल्स श्रीलंका में कैसे गए,
अब देखो, फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ओके, 7% क्रिश्चियंस, बोथ तमिल एंड सिन्हला। तमिल्स आर मोस्टली हिंदू और मुस्लिम। अब देखो, अब 7% यहाँ पे ना क्रिश्चियन भी हैं, वो बहुत तमिल और सिन्हला दोनों है, रिलीजियस पर्पज से। एक बुद्धिस्ट है, हिंदू मुस्लिम भी है, क्रिश्चियंस भी है, ठीक है। अब मेजर क्या है, 70%, 74%, 74% सिन्हला, ठीक है, सिन्हला स्पीकर्स है। 18% तमिल है, 18% में दो भाग है, कौन कौन, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स 30%, इंडियन तमिल्स 5%, ये मिला के 18% हो गया। और इसमें से 7% क्रिश्चियंस भी हैं और हिंदू मुस्लिम मिक्स्ड है। देखो, ये तो आपको श्रीलंका का डेमोग्राफिक एंड ज्योग्राफी मालूम चल गया, बेल्जियम का ज्योग्राफी और डेमोग्राफिक मालूम चल गया, सिन्हला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर। और इधर में फ्रेंच एंड डच, फ्रेंच माइनॉरिटी, डच मेजोरिटी, और इधर में सिन्हला मेजोरिटी और तमिल्स माइनॉरिटी। अब देखो, अब यहाँ पे श्रीलंका ने क्या मेजर स्टेप्स लिए पहले वो देखते हैं, ठीक है। कैसा लिया, डिफिनेशन ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, मतलब जो मेजोरिटी में है उसके पक्ष में जो भी डिसीजन लेना, ठीक है, वो काम करता है श्रीलंका। देखते हैं अब यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ मेजोरिटी, अब ये प्रोनाउंस खराब हो गया तो खराब हो ही गया, अब कंप्लीट नहीं हुआ, तुम लोग खुद से कर लेना। तो क्या कह रहा है ना, आई बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब ऐसा कम्युनिटी और ऐसा नियम कानून बनाया जा रहा है जो मेजोरिटेरियनिज्म है उनके द्वारा, कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता माइनॉरिटी क्या सोचता है, हम मेजोरिटी हैं, हम अपने लिए लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे, अपने फेवर में रखेंगे। माइनॉरिटी क्या सोचता है, कैसे अपने आप को रखता है, वी डोंट केयर। ओके, देखते हैं आगे और क्या स्टेप लेता है। स्टेप टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। पहला देखो स्टेप क्या क्या श्रीलंका में, जो मेजोरिटेरियनिज्म जो गवर्नमेंट बना था, अब वो अब क्या क्या स्टेप्स लेंगे, ठीक है। पहला, जिस कारण से कन्फ्लिक्ट होगा आगे, 1956 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग तमिल्स। ओके, देखो साउथ में आपको तो मालूम है लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत गौर किया जाता है। तो श्रीलंका में क्या किया, लैंग्वेज पॉलिसी अपनाया और बोला कि सिन्हाला जो लैंग्वेज है वही ऑफिशियल लैंग्वेज लगेगा। माने जब आप कोर्ट में जाओगे तो, स्कूल में जाओगे तो, और कहीं भी बोर्ड, साइन बोर्ड लगा हुआ है, सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज का लगा हुआ है। तमिल्स 18% है, आई डोंट केयर, डू वट एवर यू वांट। ओके, तो तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज इनैक्ट कर दिया। दूसरा, प्रिफरेंशियल पॉलिसीज। प्रिफरेंशियल पॉलिसीज मीन्स प्रेफर करना, भाई भतीजवाद। ओके, फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी सीट्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स। क्या बोल रहा है, जो भी सिन्हाला लोग हैं उनको जॉब्स दो, उनको स्कूल में रिजर्वेशन दो, और बाद बाकी पहले सिन्हाला लोग एडमिशन लेंगे, फिर बाद में बच्चा जो वो तमिल्स वगैरह लेंगे। अब क्या, मेजोरिटी में तो सिन्हलाज हैं, स्कूल जॉब्स के तो सीट्स लिमिटेड होते हैं, तो पहले तो सिन्हाला ही भर्ती हो गए, फिर बचा क्या तमिल्स के लिए। ये मेजर प्रॉब्लम था एजुकेशन का, ठीक है, जॉब्स का। जो यूथ हैं वो यूथ को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। अगला, थर्ड, रिलीजियस प्रोटेक्शन। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट वुड प्रोटेक्ट द एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब रिलीजन पे, अब पहला तो लैंग्वेज पे बात आ गया, दूसरा जॉब्स एंड एजुकेशन पे बात आ गया, तीसरा रिलीजन पे बात आ गया। रिलीजन पे बात ये आया कि सिर्फ बुद्धिज्म जो है, सिर्फ बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोटेक्ट किया जाएगा और फॉस्टर किया जाएगा, माने उसको और बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, तो अब यूथ भी परेशान, जॉब एजुकेशन नहीं, लैंग्वेज जो कल्चरल से रिलेटेड है वो भी परेशान, और जो रिलीजियस पर्सन है चाहे ओल्ड हो या यंग हो वो भी परेशान। अब क्या ना, अब कन्फ्लिक्ट और मतलब एक इकट्ठा होगा, यूनाइटेड होंगे लोग, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमें हमारी आज़ादी छिन रही है। ओके, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखते हैं। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड मेन पॉलिटिकल पार्टीज। यस, दे विल फील एलिनेटेड ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उनको एलिनेट किया गया है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज उनका है, सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज है, जॉब्स एंड एजुकेशन है, और बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उनके रिलीजन को बॉयकट, जो क्रिश्चियंस है, मुस्लिम है, हिंदू है, उनको बॉयकट किया जा रहा है। डिमांड्स ऑफ तमिल्स। अब तमिल्स के क्या क्या डिमांड है, ठीक है। पहला, रिकॉग्निशन। अब ऑब्वियसली इनके डिमांड्स क्या होंगे कि हाँ भाई
तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो, और जॉब्स एंड एजुकेशन दो, जॉब्स एंड एजुकेशन में रिजर्वेशन दो, हमारे भी दो, क्योंकि हम तो माइनॉरिटी, ऑलरेडी हम माइनॉरिटी हैं, हमें तो और जॉब्स एंड एजुकेशन में बढ़ावा दो हमें। देखते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड रीजनल ऑटोनॉमी, हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो, आप हम पे चढ़ के मत रहो, हमें थोड़ा आज़ादी दो, ठीक है, और तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, चलो रिजर्वेशन नहीं दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दो। अगर तुम सिनेला को बढ़ावा दे रहे हो, अदर जो रिलीजियस और अदर जो तमिल स्पीकर है, रिलीजियस पीपल है, उनको भी तो बढ़ावा दो, ऐसा नहीं चलेगा। अपॉर्चुनिटी सबको देना होगा, बराबर, सबको बराबर का हिस्सा देना होगा, ठीक है। 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंस हुआ था, और उसके बाद से मेजिटेरियनिज्म गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, ऑब्वियसली क्योंकि वोट मिलेगा, जीतेंगे, और वो जीतने के बाद फिर दुरुपयोग करने लगे अपने पावर का इस तरीके से। फिर तो कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट होने के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी मांगा गया, ठीक है। अब नहीं दिया गया, और मालूम नहीं दिया गया है, लंबा टाइम हो गया, ठीक है, लंबा टाइम चलते रहा तो नहीं दिया गया। अब क्या होगा, एक्सलेशन ऑफ वार होगा। अब तुमको बार बार तरपाया जा रहा, बार बार बोला जा रहा, नहीं, नो, नहीं, ठीक है, देखेंगे बाद में, इन्हें होगा ना गुस्सा, नहीं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, करना मत। एस्केलेशन इनटू सिविल वॉर, सिविल वॉर में बदल जाए। सिविल वॉर क्या है, जब एक देश में दो गुट आपस में लड़ते हैं ना, तो वो सिविल वॉर, उसको कहते हैं सिविल वॉर। बाई डिमांड्स वर रिपीटेडली डिनाइड, जाओ झाड़ू मारो, टीवी देखेगा, टीवी देखने का टाइम है तुम्हारा, जाओ पढ़ो, चुपचाप से पढ़ने बैठो। अब पढ़ने में भी मैथ्स करने का तुमको मन कर रहा है, तुम बोल नहीं अभी हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री तो बोरिंग लगता है, कितना पढ़ेंगे, नहीं तुम हिस्ट्री पढ़ो। तो एक दिन क्या होगा, वार में बदल जाएगा, नहीं पढ़ेंगे, जो करना है कर लीजिए, करना मत, बहुत मार खाएगा। देखते हैं, बाय द 1980s द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट तमिल एलम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स। देखो, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स में जो श्रीलंकन तमिल्स थे, तो उन्होंने कहा कि हमें भाई अब इंडिपेंडेंट नेशन कर दो, तुमसे नहीं होगा भाई, तुम सिन्हला अपना जाओ, अपना लो, हमें अपना इंडिपेंडेंट नेशन दे दो, हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, अपने लोगों को एजुकेशन और जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, अपने लोगों को ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल करार कर देंगे, और जो भी माइनॉरिटी रहेंगे उनके लिए हम केयर करेंगे। भाई तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम डिनाई कर रहे हो, हम सिविल वार करेंगे, युद्ध करेंगे, और हमें एक इंडिपेंडेंस दो, हमें एक अलग टीवी दो, हमें एक अलग कमरा दो, हमें अलग कुक, खाना बनाने वाला कुक, घर वालों को बोलोगे ना, कुक दे दो, ठीक है। तो क्या होगा, मिलेगा क्या, क्वेश्चन मार्क। Distrust turned into widespread conflict, leading to violent civil war. Thousands killed, refugee fled, economy ruined. The civil war ended in 2009. क्या होगा, क्या होगा कंट्री में क्या होगा, ऑब्वियसली सिविल वार हो जाएगा। अब जो पावर में है वो पावर छोड़ना चाहेगा नहीं, हम पावर नहीं देंगे, तुमको कुछ भी कर लो, तुम क्या करोगे, सिविल वार करोगे, मार करोगे, दंगा करोगे, बहुत जान नुकसान होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा, कि स्कूल हॉस्पिटल तुमको लगेगा कि ये तो गवर्नमेंट का पार्ट है, हमको नहीं दे रहा तो इसको तोड़ दो, बेवकूफ़ों की तरह, राइट। मतलब इस तरह से देखो, ये एक तरह से प्रोटेस्ट का तरीका है, लेकिन जब वायलेंट प्रोटेस्ट बन जाता है ना, तो वो गलत हो जाता है। तो कभी भी प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट करना चाहिए, गांधी जी का सत्याग्रह अपनाना चाहिए। खैर, जिसका जब जैसा सिचुएशन रहता है वो वैसा करता है, तो आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, बशर्ते आपके पर्सपेक्टिव को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कहीं कहीं ज़्यादा गलत होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो आपने देख लिया श्रीलंका के बारे में, सिन्हाला मेजिटेरियनिज्म पॉलिसी अपनाया, जिस कारण से श्रीलंकन तमिल्स और अदर जो डिमांड करने लगे, फिर डिमांड नहीं एक्सेप्ट किया गया, सिविल वार हो गया। सिविल वार में क्या हुआ, रिफ्यूजी फ्लेड किया, मतलब सिविल क्या हुआ, डिस्ट्रस्ट टर्न इनटू वाइड स्पीड कन्फ्लिक्ट। मतलब डिस्ट्रस्ट कहने का मतलब ये कि बार बार अपील किया जा रहा था, रिक्वेस्ट किया जा रहा था, नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रस्ट में बदल गया, वो वाइड स्पीड कन्फ्लिक्ट में पैदा हो गया और सिविल वार में बदल गया। बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग भाग के फिर इंडिया भी आए। तमिल्स जो इंडियन तमिल्स थे वो वापस नहीं, क्योंकि आपको मालूम है माइग्रेशन वाले पार्ट में माइग्रेशन का दो फैक्टर होता है, एक पुल एक पुश। तो जब कहीं भी अपॉर्चुनिटी अच्छी होती हैं तो वहाँ आदमी चला जाता है लपक के, और जहाँ आज मान लो यहाँ पे वायलेंस चल रहा है, मारपीट चल रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं है और हार्श कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन आ गया, तो हम क्या करेंगे, पुश, हम एक जगह से दूसरी जगह फिर यहाँ से
जाएंगे भागेंगे। तो इस तरह से वहाँ के लोगों को परेशानी हुई, तो बहुत सारे लोग रिफ्यूजी के बन के इंडिया में भी आए और भी अदर अदर जगह गए। और ये जो सिविल वार है ना 2009 में फिर ख़त्म होता है। आगे देखता हूँ। अब बेल्जियम के बारे में देखो कि बेल्जियम किस तरह से, देखो श्रीलंका में ऐसा आया था तो श्रीलंका में देखे सिविल वार में टर्न आउट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पावर शेयर नहीं किया, तो क्या इंस्टेबिलिटी हो गया, सिविल वार में बदल गया, बहुत सारे लोगों की जान माल की क्षति हुई। अब बेल्जियम कैसा अकोमोडेशन करता है जिसके कारण हमें बेल्जियम और श्रीलंका के अपोजिट में रखा गया है। ठीक है, देखो बेल्जियन लीडर्स, जो बेल्जियम के लोग, बेल्जियन लीडर्स टू अ डिफरेंट पाथ बाय रिकॉग्नाइजिंग कल्चर डाइवर्सिटीज एंड रीजनल डिफरेंसेस। क्या क्या किया बेल्जियम एक अलग रास्ता अपनाया। वो क्या किया, वो कल्चर को रिकॉग्नाइज किया, डिफरेंट लोगों का जो कल्चर है उनको रिकॉग्नाइज किया। ओके, दीज आर द पीपल हु आर लिविंग इन आवर सोसाइटी विद द डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग देयर ओन रिलीजन, लैंग्वेजेस। ओके, तो वो देखें, डाइवर्सिटी देखें, ठीक है, और रीजनल डिफरेंसेस देखा उन्होंने कि हाँ भाई ये अमीर, ये गरीब, ये लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, ये लैंग्वेज बोलने वाले कम डेवलप हैं, फ्रेंच एंड डच। ओके, अब देखो टाइमलाइन, ये इंपॉर्टेंट देखो कि बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स टू क्रिएट एन इनोवेटिव अरेंजमेंट। भाई साहब 1970 से 1993 के बीच में, 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को में चेंजेस लाया, बदलाव लाया, अमेंडमेंट किया। क्यों? पहला कॉन्स्टिट्यूशन लाया होगा तो कुछ जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं या डिफरेंट एथनिक ग्रुप के हैं तो उनके साथ एडजस्ट नहीं होगा, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया ताकि परफेक्शन आ सके, ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी आए, पावर शेयरिंग हो सके। तो उन्होंने 4 टाइम्स 23 ईयर्स में उन्होंने 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया। ठीक है, अब क्या की फीचर्स था बेल्जियन मॉडल का, कि क्या ऐसा बेल्जियन मॉडल कैसा अपनाया था, जैसे श्रीलंका ने मेजोरियन अपनाया, अपने बेल्जियम ने कैसे अपनाया था कि यहाँ पे इतना स्टेबिलिटी और 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का नौबत पड़ गया। ओके, देखते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट सेंट्रल लेवल। ओ, मतलब जो सेंट्रल लेवल है, मतलब जैसे अपने इधर है ना सेंटर, प्राइम मिनिस्टर, मतलब लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, है ना, तो सेंट्रल लेवल पे जैसे प्राइम मिनिस्टर और जो पार्लियामेंट है सेंट्रल लेवल, तो वैसे सेंट्रल लेवल पे क्या क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपनाया। इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलने का मतलब है? ओके, देखते हैं। नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। ओ, वहाँ तो सिन्हला और तमिल था, तो सिन्हला तो डोमिनेटिंग करने लगा अपने लैंग्वेज सिन्हला को ऑफिशियल करार कर दिया। लेकिन यहाँ देखो जो डच स्पीकिंग पीपल है जो मेजोरिटी में थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो रिच एंड पावरफुल थे, उन्होंने मतलब उन जो भी डच बोलने वाले हैं और फ्रेंच बोलने, उन सब के मिनिस्टर को इक्वल रखा गया। और क्या कहा गया कि चाहे डच हो चाहे फ्रेंच हो, दोनों में से कोई एक कम्युनिटी चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना हो तो चेंज नहीं ला सकता, दोनों को वहाँ पे एग्री करना होगा। ठीक है, क्या बोला? नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। कोई भी एक कम्युनिटी, जैसे मान लो डच को लगता है कि नहीं हमारे लोगों को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाए या फिर जॉब में वैकेंसी लाया जाए इसके सिर्फ डच के लिए ना, फ्रेंच को भी एग्री करना होगा। ठीक है, हम तो पावरफुल एंड रिच हैं लेकिन डच कमज़ोर है तो चलो इसके लिए निकाल, लेकिन फ्रेंच का भी हामी भरना जरूरी है। नो यूनिलैटरली नहीं, अगर फ्रेंच चाहे तो अकेले भी नहीं बना सकता, डच एंड फ्रेंच दोनों का डिसीजन चाहिए, मतलब नो सिंगल कम्युनिटी। ओके, अब देखो दूसरा पॉइंट, डिवोल्यूशन ऑफ पावर को डिवॉल्व किया गया है। ठीक है, बांटा गया है। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है? अरे भाई सेंटर में तो पावर तो डिस्ट्रीब्यूट किया ही गया था, अब सेंटर से स्टेट में भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जो स्टेट है वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंटर का, कि हाँ भाई सेंटर वाले जो भैया बोलेंगे कि हाँ यहाँ सेंटर में जो बैठा है स्टेट में बैठा है, सेंटर वाले भैया परमिशन देंगे तभी स्टेट वाले भैया आगे बढ़ेंगे। ना 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 ना, स्टेट वाला इंडिपेंडेंट है, अपने लिए अपने रीजनल एरिया, अपने एरिया के लोगों के लिए कोई भी डिसीजन वो ले सकता है। ठीक है, और सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट वेयर बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ब्रुसेल्स जो कैपिटल था, जहाँ पे 80% फ्रेंच 20% डच थे, वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि ठीक है ये स्टेट हम मान लिए ब्रुसेल्स है, लेकिन ना, वहाँ पे थोड़ा कंपोजिशन ऊपर नीचे है, फिर भी
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोगों को और डच स्पीकिंग लोगों को, इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इक्वली वहाँ जाएगा, ठीक है, यानी 50-50। कम्युनिटी गवर्नमेंट, अ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच और जर्मन, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव। थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने इधर है ना, सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, पंचायत म्यूनसिपालिटीज, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेंटर इक्वली रिप्रेजेंटेशन, स्टेट इक्वली रिप्रेजेंटेशन, बट स्टेट विल बी नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंटर, ठीक है। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाता है जो थर्ड टायर लेवल पर रहता है, जो जैसे कैसे जो कोई भी लैंग्वेज, डच बोलने वाला, फ्रेंच बोलने वाला, जर्मन बोलने वाला, ये लोग क्या करेगा, अपना अपना एक प्रतिनिधि चुनेगा, ठीक है। एंड इट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और इनको पावर दिया गया कि जैसे मान लो कोई कल्चर सिन्हाला बोल रहा है, फ्रेंच बोलने वाला लोग है, और कम्युनिटी फ्रेंच, मतलब छोटे छोटे तबके पे, छोटे छोटे लेवल पे, छोटे छोटे रीजन पे अगर जो फ्रेंच बोलने वाला या फिर अलग डायलेक्ट बोलने वाला है माइनॉरिटी में, तो उनको भी दिया गया है कि आप अपने लीडर को चुने और वो आपके लिए डिसीजन ले सके, आपके वेलफेयर के लिए डिसीजन ले सके, ठीक है। देखो कितना कितना मतलब ईजी वे में किया है, कितना सरलता लाया, मतलब कितना पावर को डिवॉल्व कर दिया, पावर को कितना शेयर कर दिया है, ताकि ईच एंड एवरी कम्युनिटी, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी living being of the society has the power to express their identity। अगर कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला and live and have their welfare, डच बोलने वाले बहुत कमज़ोर थे तो डच बोलने वाले को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन सब जगह दे दिया गया। फ्रेंच चाहता, पावरफुल रिच था, पैसा है, पावर है, सब खरीद सकता है, ले सकता है, चल कोई नहीं, दबा दे, मार दे, कुचल दे। देखो अन्याय कभी भी ज़्यादा दिन तक टिका नहीं है, हमेशा न्याय का बोलबाला रहा है। तो हो सकता था ये अपना लेता, लेकिन वही श्रीलंका वाला हाल हो जाता, लेकिन नहीं। और इस चीज़ से जो ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है, कैपिटल ब्रुसेल्स है, वहाँ पे जो ये पॉलिसी अपनाया गया, और बेल्जियम का जो मॉडल है जो पावर शेयरिंग का, इस पावर शेयरिंग से यूरोपियंस बहुत ही प्रभावित हुए थे। अब इस प्रभावित होकर वो क्या किए थे हम आगे देखेंगे कि हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बनाया था। चलो, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखो ये मैंने इमेज बनवाया है, देखना इसको पॉज करके। वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों जरूरी है, क्यों आदमी पावर शेयरिंग करता है, क्यों, क्या पावर शेयरिंग करना सही है, क्या आपको घर में आज़ादी मिलना सही है, या आपको पेरेंट्स द्वारा जकड़ के रखना क्या सही है, कौन सा सही है, आप कमेंट करके बताओ। वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, और देखो ये तो फैमिली लेवल पे हो गया यार, ये फैमिली लेवल, देखो कम्युनिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, होल वर्ल्ड लेवल, पावर शेयर होना बहुत जरूरी है। क्यों, ताकि स्टेबिलिटी और पीस रहे। अब देखो डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयर इज बेनिफिशियल फॉर टू डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ रीजन। अब देखो टू सेट्स ऑफ रीजन्स बताया है, मतलब बहुत ही लॉजिकल वे में, कि एक प्रूडेंशियल रीजन है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ऑफ लॉस एंड गेन। प्रूडेंशियल मतलब ये मतलब रीजनल वे में, रैशनल वे में आप सोच रहे हो कि हाँ क्या लॉस है क्या गेन है, अगर हम यहाँ पावर शेयर करते हैं तो क्या हमारा लॉस है क्या हमारा गेन है। अगर हमारा गेन ज़्यादा है, अब फैमिली मेंबर वाले सोच रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पावर शेयर करते हैं तो लॉस हो सकता है, तो नहीं करना है, यहाँ हमें गेन हो सकता है। वैसे कंट्री लेवल, स्टेट लेवल, कम्युनिटी लेवल, सोसाइटी लेवल एंड वाइस वर्सा, क्या कर रहे हैं हम पावर को शेयर कर रहे हैं। तो हम ये सोच के शेयर कर रहे हैं क्या लॉन्ग टर्म में लॉस है या गेन है, ये है प्रूडेंशियल रीजन। जैसे, और इससे क्या होता है ना, रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग करने से क्या होता है, सोशल कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, प्रिवेंट सोशल कन्फ्लिक्ट फ्रॉम टर्निंग इनटू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और इसको रोकता भी है, पावर शेयरिंग करने से क्या होता है, सोशल कन्फ्लिक्ट रोकता है। और सोशल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कभी कभी सिविल वार में बदल जाता है, और सिविल वार यानी वायलेंस में टर्न आउट हो जाता है, जैसे श्रीलंका में हम लोगों ने देखा, ठीक है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी में सीम अट्रैक्टिव इन द शॉर्ट रन बट अंडरमाइंस द नेशनल यूनिटी इन द लॉन्ग रन। देखा था ना श्रीलंका में क्या हुआ था, शॉर्ट टर्म के लिए सिन्हाला सोचा कि चलो ठीक है हम अपने प्रेफरेंस दे देते हैं, अपने जॉब्स एंड एजुकेशन में क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं, प्रमोट करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ सिन्हाला। क्या हुआ, वो सोचा कि हम 70% प्लस मेजोरिटी में तो हम फिर से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर जीते, लेकिन क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में क्राइसिस आ गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया, सिविल वार हो गया, सोसाइटी में बहुत लॉस हुए हैं, बहुत दंगा फसाद, लोग बहुत पलायन करना पड़ गया,
सी हाउ मिजरेबल नॉट शेयरिंग पावर इज। अब दूसरा मोरल रीजन, ये तो हम ये सोच लिए कि चलो भाई पावर शेयरिंग कर देते हैं तो हम बच जाएंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, सिविल वार नहीं होगा, लोग अच्छे से रहेंगे, डेवलप करेंगे। मोरल आपका नैतिक बुद्धि भी बोलना चाहिए, एक प्रिंसिपल, एक मोरल वैल्यू भी होना चाहिए कि हाँ भाई पावर शेयरिंग इज गुड। ठीक है, देखते हैं। बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग बहुत बड़ा स्पिरिट, क्योंकि पावर शेयरिंग क्या है, हम पीपल इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फिर हमारे लिए वेलफेयर स्कीम या वेलफेयर का काम करता है, सॉरी। ठीक है, तो अगर इसी में पावर शेयर किया जा रहा है, 10 लोग अगर हैं मेंबर, पावर शेयर करके काम करें तो किसके वेलफेयर के लिए काम करेंगे? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए क्या होगा? सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगा, स्टेबिलिटी आएगा तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट अगर हुआ तो नेशन डेवलप करेगा, लोग हैप्पीली रहेंगे, राइट। तो ए लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज। जो अफेक्ट हो रहे हैं इस एक्सरसाइज से, डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग से, तो जो लोग रह रहे हैं इनफैक्ट उनके लिए अच्छा है, उनके लिए भलाई है, तो पावर शेयरिंग करना चाहिए डेमोक्रेसी में खास करके। और डेमोक्रेसी का स्पिरिट है पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। जैसे आप घर में रह रहे हो तो आपका राइट बनता है कि आपसे पेरेंट्स या फिर जो भी आपके गार्जियन आपसे पूछे कि हाँ बेटा, हाँ बच्चा, तुमको क्या चाहिए, कैसे और क्या प्रॉब्लम है, आप हमें बताओ, हम आपको उस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे इफ़ इट्स बेटर फॉर यू। ठीक है, कभी कभी बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे लिए ये ही सही है, मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन में मैं अच्छे से वीडियो शूट करूँगा, अच्छा से फ़ोटो खींचूंगा, अच्छा से नोट्स पढ़ूंगा। पेरेंट्स बोलेंगे नहीं बेटा अभी फ़ोन नहीं, किताब से पढ़ लो। तो पेरेंट्स आपका लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, हो सकता है आप गलत हो, लेकिन हाँ एक अगर उनको लगता है कि हाँ ये ऑनलाइन क्लास करेगा तो आपके लिए विकल्प दे देंगे कि हाँ चलो ऑनलाइन क्लास करना है, इसको नोट्स पढ़ना है, वीडियोस देखना है यूट्यूब पे। अगर इनको लगता है कि हाँ ये सही है, तो क्या है ना कि वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर जो डच हैं, जो श्रीलंकन तमिल से, जो तमिल श्रीलंकन तमिल से, इंडियन तमिल से, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं, अगर जो भी गवर्नमेंट है उनको लगता है कि नहीं इनके लिए भी करना चाहिए, इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, इनके लिए भी गवर्नमेंट बनाना चाहिए, इनके लिए भी जो भी लैंग्वेज ये बोलते हैं उनको प्रेफर देना चाहिए कि हाँ भाई हम ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते हैं कि हाँ बुद्धिज्म रिलीजन आपको मानना पड़ेगा। अगर ये ऐसा करेंगे तो कन्फ्लिक्ट, अगर ये ऐसा नहीं करते तो स्टेबिलिटी मेंटेन होता, जैसे बेल्जियम ने किया था। और ब्रुसेल्स जैसे छोटा सा स्टेट, ब्रुसेल राजधानी उसका, उसमें इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दे दिया। अगर इलेक्शन करता तो ऑब्वियसली फ्रेंच जीत जाता क्योंकि फ्रेंच 80% था, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी 50-50 कर दो। अब देखो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब ये दो तुम्हारा केस स्टडी खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन अब क्या है ना, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग टेक्स सेवरल कॉमन फॉर्म्स। अपने इंडिया में ही देख लो, सेवरल कॉमन फॉर्म्स है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कम्युनिटी है, थर्ड टायर है। देखते हैं, चलो लास्ट है, खत्म करते हैं। पावर्स, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट द सेम लेवल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ठीक है, ये क्या है? ये चेक एंड बैलेंस करता है एक ही लेवल पे, यहाँ 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 यहाँ, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सेम लेवल पे रहता है। ठीक है, कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बिकॉज ऑल ऑर्गन्स ऑपरेट एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। देखो लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव क्या है? उसको एग्जीक्यूट करना। और जो लॉ बना है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी उसको चेक करेगा। तो और ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, दूसरा पॉइंट। नो सिंगल ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, जजेस अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव कैन चेक लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। ओके, आई होप आई एम क्लियर। ये सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करता है। जैसे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव इलेक्ट कर, जुडिशरी अपॉइंट करवाता है, ठीक है, अपॉइंट कराता है ना, हाँ अपॉइंट कराता है। जजेस को अपॉइंट करता है कौन? एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करवाता है। और वो कौन? लेजिस्लेचर को चेक करता है। कैसे? लेजिस्लेचर लॉ जो बना रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट न जाए। ठीक है, दूसरा वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल। ठीक है, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। पावर इज शेयर्ड गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट और द होल कंट्री, स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट और रीजनल लेवल्स, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत, ऑल्सो नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। और इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर का जो
3 टायर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है ना, उसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो बस यही है जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडी। सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट एंड रीजनल लेवल एंड म्यूनसिपालिटी एंड पंचायत, लोकल गवर्नमेंट। लास्ट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर इज शेयर्ड अमंग लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटीज ग्रुप्स। एग्जाम्पल, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। देखो ये थर्ड, ये पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स माने जैसे अपने इधर भी सोशल ग्रुप को डिवीजन किया हुआ है ना, जैसे रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी इन सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। देखो वुमेन इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज तो अभी पास नहीं हुआ है अपने, तो इधर अभी 2026 में होने का है, मतलब डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन आएगा, उसके बाद फिर वुमेन्स को 1/3 जो रिजर्वेशन देने का है वो होगा। अभी वो हुआ नहीं है, लेकिन हाँ बिल बन चुका है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये फोर्थ क्या बोला, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज पावर शेयर किया जाता है, जैसे अपोजिशन है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अगर कोई भी गवर्नमेंट सही नहीं कर रहा तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, अपोज करते हैं। ये भी एक तरह से पावर शेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स इन द सेंस कि जो सोसाइटी में जो ग्रुप्स है, सोशल एक्टिविस्ट हैं वो, और मूवमेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट। अभी देखो जैसे कि एजुकेशन पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, दीज आर द पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, अगर लेजिस्लेचर लॉ बनाया कि नहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, आर्टिकल 19 को खत्म कर दिया था, फंडामेंटल राइट्स को, तो इसको फिर कौन इसको चेक एंड बैलेंस कर, लोग फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और वहाँ से जजेस क्या करेंगे, अगर उनको लगेगा कि ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाँ, तो वो क्या करेंगे, इस बिल को रोक देंगे। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, लेजिस्लेचर आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते, लॉ को खंडित कीजिए। ओके, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, कंपटीशन अमंग पार्टीज इंश्योर पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। जैसे आप इलेक्शन ही लड़ते होते देखते हो ना, 2 पार्टी खड़े होते हैं, 10 पार्टी खड़े होते हैं, तो ऐसा कंपटीशन होता है। और कंपटीशन होता है ताकि लोग फिर जो कंपटीशन करेगा, देखो अगर एक मोनोपोली हो जाए, एक ही गवर्नमेंट राज करे, कोई भी एक गवर्नमेंट ABC कोई भी अगर राज कर रहा है, तो कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो अपने मन मुताबिक फिर पॉलिसीज बनाएगा, वेलफेयर, वो हो सकता है मैजिस्ट्रेरियन कंसेप्ट को अडॉप्ट करने की कोशिश करे ताकि उनको वोट मिले और जीत जाए। लेकिन जैसे ही अगर BDAF ये सब पार्टी अगर खड़ा होता है, जैसे BJP अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, वैसे TMC है, वैसे CPM है, वैसे JDU है, RJD है, सपा है, आप है ना, जनसुराज है, ये सब क्या कर रहा है, अभी पॉलिटिकल पार्टी, इन लोगों के बीच में कंपटीशन होता है। तो जनता क्या करेगी ना, जो बेटर करेगा हमारे हक में, हमारे लिए, उनको हम चुन लेते हैं। ठीक है, और यही मान लो एक ही पार्टी रह जाए, BJP पार्टी या कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ रह जाता, तो क्या होता है, ये जो कांग्रेस पार्टी या BJP पार्टी, ये लोग डोमिनेटिंग नेचर अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि और तो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, और लोग किसके पास जाएंगे, हमारे पास ही आएंगे, तो हम अपने हिसाब से उन्हीं के हक में हम पॉलिसीज बनाएंगे जो हमारे लिए वोट करें। ठीक है, दूसरा, फॉर्म डायरेक्टली थ्रू कोalition गवर्नमेंट्स व्हेन 2 और मोर पार्टीज अलाइन। और कभी कभी क्या होता है ना कि पावर शेयरिंग किया जाता है, जैसे 2 गवर्नमेंट है और मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई है, तो क्या करिए, ये दोनों कोलाइड कर जाइए। कोलाइड करना मतलब मिल जाएगा, कोलाइड करना मतलब टक्कर खा के गिर नहीं जाना यार, कोalition गवर्नमेंट मतलब कोलाइड करना मतलब एक हो जाना। ठीक है, तो एक हो जाएगा, और एक होने के बाद ये गवर्नमेंट क्या पावर शेयर्ड गवर्नमेंट बनाएगा, उसी को कहते हैं कोalition गवर्नमेंट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू गवर्न। ये इंपॉर्टेंट है, कोalition गवर्नमेंट आता है कभी कभी एग्जाम में। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, वर्कर्स, इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस और पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंटल कमिटीज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कभी कभी जैसे कोई भी बिल बनाना पड़ता है ना, जैसे फार्मर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, तो इनको बुलाया जाता है, इनके जो मुखिया होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, इनको बुलाया जाता है पार्लियामेंट में, या जो भी कमिटीज बनती है उनके पास बुलाया जाता है, इनसे पूछा जाता है, इनको पॉलिसीज एंड लॉ बनाया जाता है। ये दिस इज पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग। अगर नहीं किया जा रहा तो देन देयर इज नॉट पावर शेयरिंग, देन देयर इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज बीइंग वायलेटेड। ठीक है, अगर बिल बन जा रहा है, बिल पास हो जा रहा है पार्लियामेंट में बिना बातचीत किए, बिना डिस्कशन से, देन दिस इज डिटेरियोरेटिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो क्या होता है ना कि पावर शेयरिंग जब हो रहा है और पावर शेयरिंग को कह दिया गया स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें क्या है, प्रेशर ग्रुप्स को बुलाया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, ट्रेडर्स है, फार्मर्स है, स्टूडेंट्स यूनियंस है, तो स्टूडेंट के हक में जो भी बिल बनाया जाएगा या जो भी लॉ लाया जाएगा तो उनको बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से
कमिटीज़ में उनको बुलाया जाता है और उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तब क्या होगा ना, अगर ट्रेडर्स को बुलाया जाएगा, फार्मर्स को बुलाया जाएगा और फार्मर्स के लिए बिल बनाया जा रहा है, तो फार्मर्स को बुला के उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा हम इस बिल में इस तरह से नियम चेंज कर रहे हैं, हम थोड़ा सोच रहे हैं एमएसपी का प्राइस बढ़ा दें या एमएसपी का प्राइस घटा दें या कुछ टैक्सेस लगा दें। तो वो फार्मर्स का जो हेड रहेगा वो बोलेगा कि हाँ ये कर सकते हैं, इससे नुकसान नहीं है, फार्मर को फ़ायदा होगा, ठीक है हम इस बिल को पास कर दे रहे हैं। जब बिल आएगा, इम्प्लीमेंट होगा तो और लोग खुश होंगे। अगर कोई ऐसा बिल है जिस कारण से फार्मर को नुकसान होने वाला है, अगर कोई प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, तो फार्मर्स को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट एमएसपी देती है। अगर गवर्नमेंट बोलते कि एमएसपी हम नहीं देंगे, फिर जो मैक्सिमम किसान होंगे ना उनको दिक्कत हो जाएगा जो एमएसपी पे टिके हुए हैं। अब एमएसपी क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर तुम कमेंट करते हो तो कि हाँ सर एमएसपी क्या है, एमएसपी बता दिए, तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से भी बता दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, फिर बिल अगर पास हो गया ना तो जो भी फार्मर्स कम्युनिटी का है वो लोग विद्रोह, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, फिर वो दिल्ली आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ओके, तो यही रहा चैप्टर, और ये चैप्टर अब एंड हो गया है। चलो, आपको होप आपको समझ में आया हो। आप क्वेश्चन आंसर्स करना, क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। और आपको लगता है कि और भी कोई चैप्टर जो पर्टिकुलर आपके एग्जाम्स के लिए आने वाले हैं उसको शॉर्ट्स के माध्यम से बता देना है, समरी क्लिप्स, तो वो भी मैं कर दूंगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ओके, और अच्छा लगे तो कमेंट करना। थैंक यू।